जानेंगे। तो जो संप्रेषण है इसी को संचार भी कहते हैं, यही जिसे कम्युनिकेशन कह रहे हैं। ये इसी के माध्यम में बहुत सारे जो हमें आगे पढ़ने, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो पहले हम अभिव्यक्ति को ठीक से समझ रहे हैं, फिर अभिव्यक्ति कैसे होती है, कितने तरीके से होती है, उसके कौन कौन से माध्यम हैं, उसकी क्या क्या बाधाएं हैं, ये सब पढ़ना है। बड़ा विषय है और एक किताब लगी हुई है आपके पास, यही इसी नाम की, अभिव्यक्ति और माध्यम, NCERT में ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, उसको एक रीडिंग जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ जितना भी बताऊं वो उतना ही कम है इस विषय में। ठीक है, तो जो भी आपको लगता हो वो प्रश्न आप बाद में रख लेंगे आराम से, क्योंकि आज थर्सडे है और कल फ्राइडे, दोनों दिन यही टॉपिक चलेगा। सैटरडे को आप भाषा विज्ञान और इससे संबंधित सारे प्रश्न सॉर्ट आउट कर लें। संडे को 25 क्वेश्चन की क्विज होगी और वो 25 क्वेश्चन होंगे भाषा विज्ञान के और 25 क्वेश्चन होंगे इसके अभिव्यक्ति और माध्यम के। क्लियर? तो संप्रेषण क्या चीज है, तो पहले तो ये जाने, संप्रेषण, संचार या संप्रेषण जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, इसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते, बिना बोले हम रह नहीं सकते हैं। किसी को ये बोल दो कि आज मौन व्रत रखना है, तो जितना वो बोलता था या बोलती थी उससे ज्यादा अंदर से कुलाचे भर भर कर आ रहे होंगे शब्द बोलने के लिए, क्योंकि हम अंदर रख नहीं सकते। इसलिए संयम के लिए जो व्रत रखा जाता है वो मौन जो है वो बहुत मुश्किल काम है। खाना एक बार आप छोड़ देंगे, अनशन कर देंगे, लेकिन मौन जो है बहुत मुश्किल है। अगर आप ढंग से देखें तो जेलों में जिन आदमियों को डाल दिया जाता है समाज से काटकर, अब उनको अपने लोगों से अभिव्यक्ति का रूप नहीं मिल पाता है करने का, घुटने लगते हैं। यही सबसे बड़ी सजा है। गांव में जाइए, गांव में क्या करते हैं, सजा देने के लिए हुक्का पानी बंद कर देते हैं। वो हुक्का पानी बंद कर देने का मतलब ये नहीं कि कोई उन्हें हुक्का नहीं देगा और पानी नहीं देगा, गांव में ही रहेंगे वो लोग, खाना पीना सब कुछ होगा, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे बात नहीं करेगा। ये बात न करना क्या है, मत करे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही कोई बात नहीं करता है हमसे या हमारी कोई नहीं सुनता है, हम बेचैन होने लगते हैं। ऐसा होता है। जैसे ये ऑनलाइन क्लास की स्थिति देखें, मैं बोल रहा हूं और आप भी बोलना चाहते हैं कुछ, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस क्लास की बाधा है। तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं और अंदर आ रहा होता, काश ये क्लास ऑफलाइन क्लास होती तो मजा आता, तो हम पूछ लेते। आप अपनी कसक को अंदर ही रख पाते हैं, बहुत मुश्किल है। किसी को भी सजा देनी है, उसका यही एक रूप है, उसे कह दें कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, यही सबसे बड़ी सजा है। देखिए, मां बच्चे को सबसे पहले यही सजा देती है, क्या? अच्छा मेरी नहीं सुन रहा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मां जो कहती है मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, इसका अभिप्राय क्या है? अब फिर बच्चा देखिए कैसे गिड़गिड़ाता है, अच्छा सब सुनूंगा, मेरी बात सुन लो, मुझसे बात कर लो। ये क्या है? अभिव्यक्ति की कुलाचे हैं। बिना हम अभिव्यक्ति करे रह नहीं सकते। और ये भी चीज जानते हैं अरस्तु वाले कॉन्सेप्ट में, जैसे हम चीजें जोड़ते हैं अपने मस्तिष्क में, उसका निकास होना भी जरूरी है, नहीं तो बीमार होंगे, विरेचन करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम सुनते हैं तो हमें अगर बोलने का अवसर ना मिले तो हम पागल हो जाएंगे।
उन्मत्तता की स्थिति आ जाती है अभिव्यक्ति के अभाव में। इसलिए अभिव्यक्ति की, संचार की, कम्युनिकेशन की महत्ता मानी गई है। ये जीवन का हिस्सा है। मर जाएंगे हम अगर हमें बोलने का अवसर नहीं मिला, मर जाएंगे। ठीक, अब आगे चले। ये जो संचार है ये दो प्रकार का है, एक मौखिक और एक अमौखिक। मौखिक और अमौखिक। ये मौखिक क्या है? मुख से निकलने वाला। हम मुख से कुछ जो कुछ कहते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मौखिक संचार है। एक संचार हुआ अमौखिक, जिसके लिए मुख की जरूरत नहीं है। ये दो प्रकार के होंगे, एक सांकेतिक और एक लिखित, दो प्रकार से। इसलिए भाषा को मौखिक, सांकेतिक और लिखित तीनों रूप माना गया। शुरुआत में अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति संकेतों का सहारा लेता था, मैंने बताया, चित्रों का सहारा लेता था, और ये संकेत बन जाते थे। पता लगता था सूर्य है, पता लग जाता था ये व्यक्ति है, ये संकेत थे। लेकिन संकेतों की एक सीमा थी, इसमें फीलिंग्स का पता नहीं लग पा रहा, एक्टिविटी का पता नहीं लग पा रहा, संज्ञा पता लग रही है कि ये व्यक्ति है और ये सूर्य, और उसमें भी ये नहीं पता लग रहा ये व्यक्ति स्त्री है कि पुरुष है, हंस रहा है कि रो रहा है। लेकिन फिर भी संकेत होता था। जैसे डिसेबल पर्सन में कोई व्यक्ति गूंगा हो तो वो अपने उंगलियों से, सारे इशारे से बात करता है, वो सब सांकेतिक संप्रेषण कहलाता है। स्त्रियां लज्जा के कारण इसी चीज में दक्ष हैं। वो आंखों की कनखियों से, अपनी भाव भंगिमा से, मुद्रा से ही सारी बात कर लेती है, मुंह खोलती ही नहीं है। बिहारी ने खूब लिखी है ऐसी चर्चाएं कि आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं। संकेत है। जिनके पास वाणी है वो भी संकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आप क्लास पढ़ाएंगे, बच्चे हल्ला मचाएंगे, तो आप मुंह पर उंगली रख देंगे तो सब बच्चे समझ जाएंगे कि आप उनको चुप करा रहे हैं। मैम नहीं कहेगी साइलेंस, चुप हो जाओ, सिर्फ यूं रखेगी, समझ जाएंगे। आपके क्लास में आते ही बच्चे खड़े होकर आपको टाइम विश करेंगे, गुड मॉर्निंग मैम, तो आप इशारे से बस यूं करेंगे तो बच्चे अपने आप बैठ जाएंगे, उनको नहीं कहेंगे कि आप बैठ जाए। संकेत काफी है। तो संप्रेषण एक तो होता है सांकेतिक, लेकिन सांकेतिक संप्रेषण मैंने कहा कैसा हो सकता है? भ्रामक हो सकता है। क्योंकि आपने क्या कहा क्या नहीं, किसी ने मुझे एक न्यू थम्स अप दिखाया, अब इसका क्या मतलब है, इस संकेत में भ्रम हो सकता है। मैं किसी को अंगूठा चिढ़ा रहा हो सकता हूं, मैं उसको वेल डन कह रहा हो सकता हूं, मैं उसको गुड लक कह रहा हो सकता हूं, तो उसकी एक सीमा है, भ्रामक हो सकता है। और उसके बाद मौखिक, तो मौखिक का रूप कैसा है? जो मुख से निकलता है। सांकेतिक से आगे मौखिक की स्थिति आई, जो मुख से निकल रहा है बोलकर, साफ साफ, जिसमें फिर हमने ध्वनियों का प्रयोग किया, क ख ग च आ, सब ये सारे स्वर और व्यंजन, और उनसे बनाए फिर शब्द और उनमें भरे अर्थ, ये मौखिक स्थिति आई। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं मौखिक रूप में बोल रहा हूं आपको, लेकिन उसके साथ जरूरत पड़ने पर लिखित का भी प्रयोग करता हूं। अब लिखने के लिए
बहुत सारे रूप है हमारे पास। आप पत्र लिखकर अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, आप डायरी लिखकर अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, आप कोई और चीज के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। लेखन के अपने बहुत सारे रूप होंगे, लेकिन अभी जो मैंने बताना चाहा है कि संचार के मूलतः दो रूप हैं, मौखिक और अमौखिक, और अमौखिक में आपको ये दो रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लिपिबद्ध रूप है मौखिक का। अब आइए इसी संप्रेषण का एक और रूप देखें, वर्गीकरण देखें। ये जो संप्रेषण है ये 4 रूपों में आपको बड़े स्तर पर भी दिखाई देगा। एक अंतः व्यक्तिक संचार या संप्रेषण, एक अंतर व्यक्तिक संचार, एक समूह संचार और एक जन संचार। ये 4 रूप आपको दिखाई देंगे। क्या है ये 4 रूप? सबसे पहले है अंतः व्यक्तिक संचार। अंतः व्यक्तिक संचार का मतलब है अपने आप से बातें करना, किसी की जरूरत नहीं है, आप ही वक्ता, आप ही श्रोता। अंतः व्यक्तिक संचार, जैसे आप करते हैं पूजा तब, या आप लगाते हैं ध्यान, या आप करते हैं चिंतन, तब क्या होता है? तब आप अपने अंदर से बातें कर रहे होते हैं अपने, उसको कहते हैं अंतः व्यक्तिक संचार। आप अपने इष्ट से बातें कर रहे हैं अंदर ही अंदर। केवल ईश्वर ही नहीं, केवल ईश्वर ही नहीं, प्रेमी और प्रेमिका भी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, आमने सामने रहकर नहीं, अपने अपने घर में बैठकर। और बिहारी ने खूब वर्णन किया ऐसा कि नायिका अपने घर में बैठी है और एकांत में बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। कभी उसकी बाहें तन जाती हैं। क्यों तन जाती हैं? कभी क्यों मुस्कुराती है? क्योंकि वो बेसिकली अंदर ही अंदर बात कर रही है अपने प्रेमी से, और उसकी अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर नजर आ जाती है। क्लियर हो गई सारी बातें? तो ये अंतः व्यक्तिक संचार है। और दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक संचार। इंट्रा, जब दो के बीच आप संवाद होता देखते हैं, वो कहलाता है क्या? 1-to-1 डायलॉग, वो कहलाता है अंतर व्यक्तिक संचार। ठीक है, उसके बाद आता है समूह। अच्छा, ध्यान रखना, जिसे हम संवाद कहते हैं वो मूलतः यही रूप होता है, अंतर व्यक्तिक, दो लोगों के बीच में होने वाला। समूह संचार, ग्रुप वाला। समूह संचार जिसे ग्रुप वाला कह रहे हैं वो है। ये क्या है समूह संचार? दूसरे शब्दों में आप इसे ग्रुप डिस्कशन कह देते हैं। 4-5 लोग बैठकर किसी एक विषय पर आपस में बातचीत कर रहे हो, वो समूह संचार है। जैसे आप भी 4-5 लोग, 10-12 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और मेरे साथ अभी जो हम कर रहे हैं, नहीं, ये इसे हम ग्रुप डिस्कशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन आप 4-5 लोग होने पर भी आपकी तरफ से कोई मेरे पास बातचीत नहीं आ रही है। ग्रुप डिस्कशन, जब कई लोग मिलकर आपस में बातचीत की स्थिति में, कम्युनिकेशन की स्थिति में आए। और फिर सबसे बड़ा रूप मास कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा जन संचार। जब आप किसी अपने आप नहीं, किसी एक व्यक्ति नहीं या कुछ व्यक्ति नहीं, पूरे बड़े स्तर पर, देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर आप जुड़कर बात करते हैं, तो वो कहलाता है क्या? जन संचार। आज ये सबसे प्रभावी माध्यम है, मीडिया जिसे आप कह रहे हैं,
इसी जनसंचार की अंग्रेजी मास कम्युनिकेशन है, लेकिन आज इसे हम मीडिया के रूप में जानते हैं। लोग फेसबुक से, ट्विटर से, न जाने कितने कितने माध्यमों से लोगों से जुड़ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जैसे फेसबुक से ही हम आपसे जुड़ रहे हैं। खैर अभी तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो लिमिटेड लोग हैं, लेकिन अगर मैं यही क्लास फेसबुक पर लाइव दे देता जो ग्रुप के लिए नहीं होती, केवल लिमिटेड लोगों के लिए, तो कैसा होता? जनसंचार हो जाता। ये जनसंचार एक पक्षीय है कि द्विपक्षीय है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है? तो ध्यान रखना, ये हमेशा टू साइडेड होता है। केवल एक ही जना अपनी बात को हाँकता रहे वो कम्युनिकेशन नहीं है। वक्ता और श्रोता दोनों होने चाहिए। वो अलग बात है कि एक ही बोल रहा है और उसके बाद दूसरे की सहमति हो उस कथन में, उसका वो उसके बदले में कोई प्रत्युत्तर के रूप में कोई प्रश्न न कर रहा, वो भी द्विपक्षीय है। सहमति होना भी बहुत जरूरी है। जैसे टेलीफोन पे आप बात करते हैं और कोई टेलीफोन पे सारी बात आपको बता रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बात करते हैं, क्या? हाँ हूं। ये हाँ हूं भी द्विपक्षीय हो गया। केवल एक बोलता रहे दूसरा कुछ ना बोले तो ये कैसा होगा? तो ये होगा एक पक्षीय स्थिति। जैसे अब मेरी क्लास के बाद बहुत सारे लोग उस वीडियो पर लाइक करते हैं, थंब इंप्रेशन लगाते हैं, या कोई कमेंट भी कर देता है बहुत अच्छी क्लास रही, या कोई लिख देता है इसमें आज सर थोड़ी लाइट कम थी, लाइट थोड़ी सी बढ़ा लें, कुछ भी। देर से ही कम्युनिकेशन होगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन नहीं होता तो फिर इस क्लास का कोई औचित्य नहीं होता। क्लियर हो गया? तो ये जो संप्रेषण की हम बात कर रहे हैं, ये मौखिक भी होता है और अमौखिक भी, और उसके साथ साथ ये 4 रूप भी दिखाई देते हैं जिसकी हमें बात करनी है। अब आइए, इसी संप्रेषण या संचार की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि संचार के कुछ तत्व होंगे आपके पास, एलिमेंट्स, जिनके बल पर संचार हो रहा है। तो कौन कौन से हैं? अभी जैसे मैंने कहा वक्ता और श्रोता, तो जिसे हम वक्ता कह रहे हैं इसे वक्ता कह लें, या इसे हम स्रोत कह लें, स्रोत सोर्स जहां से चीजें चलेंगी, या इसे संचारक कह लें जो उसने संचरण का काम स्टार्ट करना है। ये है पहला तत्व। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए स्रोत हुआ, संचारक हुआ, मैं आपके लिए वक्ता हो गया। और फिर मैं क्या प्रस्तुत करूंगा? मैं प्रस्तुत करूंगा संदेश, जो विषय है। इसे संदेश कह लें, इसे विषय कह लें, कुछ भी कह लें। वक्ता संदेश व्यक्त करता है, जैसे मैं वक्ता और आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं यह विषय, अभिव्यक्ति और माध्यम, और ये पहुंचेगा कहां तक? आप तक। आप कौन है? श्रोता या प्राप्तकर्ता। ठीक है? क्या ये डायरेक्ट पहुंच रहा है? नहीं, इसके बीच में क्या है हमारे पास? माध्यम। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करें? इसको 4 हिस्सों में बांटें। मोटे तौर पर ये 3 ही है, क्योंकि कई बार माध्यम की जरूरत नहीं होती। मैंने भाषा के संबंध में बताया, वक्ता और श्रोता के बीच में भाषा ही प्रक्रिया और भाषा ही माध्यम का काम करती है। लेकिन कई बार वक्ता और श्रोता के बीच में संदेश पहुंचाने के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे मोबाइल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हमारे पास वक्ता जो है पहले संदेश देगा, उसके लिए किसी माध्यम को चुनेगा और फिर वो पहुंचेगा कहां तक? श्रोता तक या प्राप्तकर्ता तक, आप तक। केवल यहां से वहां तक पहुंचा देना ही संचरण की प्रक्रिया नहीं है, पूरी नहीं होती है।
ये तब होती है जब ये श्रोता अपनी प्रतिपुष्टि दे, फीडबैक, और कहां तक पहुंचे, वो यहां तक पहुंचे, तब ये संचार की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं इसके 4 तत्व होते हैं, या यूं कहें इसके 5 तत्व होते हैं। ऐसा निश्चित क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा ये नहीं कह सकते। अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 होते हैं, वक्ता, संदेश और श्रोता। जरूरी नहीं माध्यम की जरूरत हो, 4 भी हो सकते हैं, माध्यम को काउंट करके पूछ रहा है, या प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखकर 5वीं बार। लेकिन प्रतिपुष्टि वास्तव में इसका हिस्सा नहीं होता है। 4 कह सकते हैं या 3 कह सकते हैं, ठीक है। पेपर में आएगा कि संचार की प्रक्रिया के कौन सा तत्व नहीं है, तो इनमें से कोई बदलकर कुछ और लिखा होगा, ये जरूर होंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब बात, ये जो प्रक्रिया है इसमें जो ये वक्ता जो कुछ संदेश भेज रहा है वो एक कोड के माध्यम से भेजता है। हमने पहले भी पढ़ा कि ध्वनियां बेसिकली क्या हैं, एक कोड हैं। इन ध्वनियों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, यादृच्छिक है, मानी हुई है, कोड है। और ये कोड जब वक्ता भेजता है किसके पास, श्रोता के पास, तो यहां जाकर इसका क्या हो जाता है, डिकोडीकरण हो जाता है, डिकोड हो जाता है। डिकोड का मतलब कोड का खुल जाना। जब तक कोड का डिकोडीकरण नहीं होगा तब तक अर्थ पूरा नहीं होता, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। वहीं एक आपको शब्द मिलेगा, कोड मिश्रण। कोड मिश्रण, इसको कहते हैं कोड मैट्रिक्स। ये कोड मैट्रिक्स क्या है, जब एक भाषा में दूसरी भाषा के कोड मिल जाए, शब्द मिल जाए, तो वहां हो जाता है कोड मिश्रण। वो भाषा वैज्ञानिक स्तर का शब्द है, लेकिन जनरल पूछ ले कोड मिश्रण का अभिप्राय क्या है, एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्दों का या कोडों का मिलना कोड मिश्रण कहलाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो ये एक आपने ध्यान रखना है, संचार के तत्व, इससे रिलेटेड अगर आपसे बात करता है तो आपको इसका क्या जवाब और कैसे देना है। अब आइए संचार के कार्य। संचार के कार्य क्या काम है संचार के, कम्युनिकेशन के, तो सबसे पहला कुछ हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए संचार का काम होता है। इनको डिफाइन कर लेते हैं, पहले लिख लीजिए सारी चीजें। दूसरा, कुछ जानने या बताने के लिए। तीसरी बात, सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए। संचार की जरूरत है। चौथी बात, भाव या विचार की विशेष अभिव्यक्ति के लिए आपको इसकी जरूरत है। पांचवा, समस्याओं, चिंताओं को दूर करने के लिए मानसिक शांति के लिए सातवां, भूमिका रूप में देखें संचार के कार्य क्या है। पेपर में इन्हीं में से कोई 3 दे देगा,
शब्दावली थोड़ी बदली हो सकती है, लेकिन चीजें समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। संचार का कार्य जो है कुछ हासिल करने के लिए, कुछ हासिल करना, कुछ पाना है आपको। दुकान पर ही जाएं और आपको कुछ सामान लेना है दुकान पर, तो आपको बोलना पड़ेगा, संचार करना पड़ेगा कि ये किताब दे दो। अगर आपके पास ये संचार की, ये अभिव्यक्ति का गुण नहीं है, तो फिर आप उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। आप खड़े रहिए, आप कुछ भी कहिए, मुंह है नहीं, वाणी है नहीं, संकेत आते नहीं, फिर क्या होगा? फिर वो चीजें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। इसलिए कुछ हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको इसकी जरूरत होती है। दूसरा, कुछ जानने के लिए या बताने के लिए। मैंने कहा कि जितना हम हमारे अंदर भरा है, हम उसको बाहर व्यक्त करने के लिए बहुत बेताब है, चाहते हैं कोई हमारी सुन ले, और सुन ले और कोई हमें कुछ बता दे। ये दोनों चीज चाहते हैं, जानकारी देना और जानकारी पाना, इन दोनों की ललक रहती है। अखबार आता है सुबह, तो मैं सुबह उठते ही सब कुछ छोड़कर मेरी इच्छा अखबार पढ़ने की होती है, जानने की होती है क्या हो रहा है दुनिया में। और कई बार मुझे कुछ पता लगता है उसी अखबार से, मान लो पता लगा कुछ नया, और मैं चाहता हूं घर वालों को बताऊं, सुनो तुम्हें पता है आज क्या हो गया, तो बताने की इच्छा भी होती है, जानने की भी और बताने की भी। वो इसलिए संचार की इंपॉर्टेंस है। ये दोनों चीजें खत्म कर दीजिए, जिज्ञासा, जानने की और पाने की, बताने की। अब देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन ये हमारी जन्मजात है जानकारी। मैं ये ऑनलाइन क्लास पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चे जो हैं ये जानना चाहते हैं कि क्लास कैसे चलती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आकर क्लास देख जाएंगे। बोर्ड पे कैसे लिखते हैं, बोल कैसे रहे हैं, कैमरा कैसे चल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। जानने की इच्छा है, पूछ भी लेते हैं कई बार इशारे से। ये जो है कुछ जानना और कुछ बताना, कुछ बताना भी चाहते हैं। कई बार बोलते हैं कि नहीं थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, थोड़ा लाइट कम है, ये भी बताते रहते हैं। बताना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। संप्रेषण के ये बहुत जरूरी है। फिर सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए हम जानते हैं कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से जुड़े हर एक्टिविटी से जुड़ा रहना चाहता है, उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए अकेले नहीं रह सकता। ये मनुष्य की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसलिए वो परिवार में रहता है, संबंधों में बंधकर रहता है, और वो चाहता है कि समाज की सारी गतिविधियों से वो अवगत रहे। इसके लिए वो संचार का सहारा लेता है सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए। कैसे करता है? अलग अलग रूप होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक होंगे। कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है और वहां पर धीरे धीरे 4-5 करके 10 दोस्त बना लिए और वो बैठकर आपस में डिस्कशन करते हैं। संपर्क स्थापित हो रहा है। सब अपने अपने काम की बात करेंगे, सब अपने अपने भविष्य की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, चर्चा होती है पार्क में। सामाजिक, कुछ फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, किसी और न्यू मीडिया के थ्रू समाज से जुड़ना चाहते हैं। किसी ने कोई खास खाने का पदार्थ ही बनाया, वही डाल देगा, देखो मैंने बनाया आज। कोई गाना बताता है, कोई समाज से जुड़ने के लिए कुछ नहीं तो अपनी फोटो ही लगाता, लेकिन जुड़ने का भी एक तरीका है। तो इस सामाजिक संदर्भ के लिए जो है आप देखेंगे संचार का प्रयोग हो रहा है। फिर भाव और विचार की विशेष अभिव्यक्ति के लिए आप विशेष रूप से अपने भाव या विचार किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो भी संचार की जरूरत है। कितने ही लोग हैं जो मेरे बर्थडे पर मुझे विश कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते। तो मैं बड़ा सोचता था कि ये कैसे हैं लोग
ये कैसे याद रख लेते हैं मेरा बर्थडे? तो पता लगा वो फेसबुक ही है जो याद दिलाती है, नहीं तो किसी को नहीं पता मेरा बर्थडे कब है। सामाजिक संदर्भ से जुड़कर ही तो पता लगा, संपर्क से। और दूसरा, भाव और विचार व्यक्त करना है तो फिर उसके लिए वहां पर किसी ने लिख दिया डिजाइनर शब्दों में हैप्पी बर्थडे, या किसी ने एक हार्ट भेज दिया सुंदर सा, या किसी ने एक फूलों का बंच भेज दिया। तो ये एक भाव और विचार की विशेष रूप की अभिव्यक्ति है जो लोग कर देते हैं। आजकल तो आप ये GIF डाल देते हैं, गिफ्ट करके। पहले, इससे पहले के साथ साथ ये चलती थी स्माइलीज, इमोजी, ये व्यक्त करने के लिए थी। ये भी भाव विचार व्यक्त करने के विशेष अभिव्यक्ति के रूप थे, आज भी चल रहे हैं। चित्र भाषा जिसे कह रहे हैं, कुछ मत कहिए, यही काम कर रही है। संचार के लिए ये विशेष चीज की अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती है। फिर समस्याओं और चिंताओं को दूर करने के लिए भी जो है हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास अभिव्यक्ति का कोई रूप नहीं है, घर में आग लग गई है और आप बोल नहीं सक रहे बचाओ, तो फिर आप मरोगे जल के। तो बचाओ शब्द जो है वो क्या है? वो आपकी अभिव्यक्ति का एक रूप है, आपको समस्याओं से बचाएगा। चिंता, अगर आपको कोई चिंता है मत बोलिए किसी को, मर जाएंगे घुट घुट के। चिंता है इसलिए व्यक्त कर दीजिए, बोल दीजिए, शेयर कर लीजिए। गिरधर कबीराय कह रहे हैं चिंता ज्वाल शरीर की लागे लगे न बुझाए। ऐसी आगे लगती नहीं, पता नहीं चलता, बुझाने से बुझती नहीं है। अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। मानसिक शांति के लिए संचार मैंने कहा बहुत जरूरी है। मानसिक शांति, आप बहुत बेचैन हैं किसी बात को लेकर और आप बोल लेंगे तभी आपको शांति मिलेगी। मैं कुछ उदाहरण देता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं सास बहुओं के उदाहरण बहुत देता हूं। क्या करें, उदाहरण ही उनके द्वारा बनते हैं। किसी स्त्री को ये बोल दीजिए मैं एक बात बता रहा हूं, ये किसी को बताना नहीं शाम तक, तो आप देखिए उसकी हालत कैसी हो जाएगी। रात तक उसे लगेगा कि शरीर जो है गुब्बारे की तरह फूल गया है, फट जाएगा, भूख प्यास उसकी खत्म हो जाएगी। सिर्फ किस लिए कि मैंने ये कह दिया, ये बात किसी को बताना नहीं। और वो एक सीमा के बाद जाके कहेगी भाड़ में जाए, मैं तो बताऊंगी, और वो बता देती है किसी को। उसके बाद एक गहरी सांस लेती है और उसको लगता है कि कितनी हल्की हो गई। अभिव्यक्ति कर देना आपकी मानसिक शांति का बहुत बड़ा कार्य। इसीलिए कवि के चिंतन जब करता है, घटनाएं जो है, सामाजिक विद्रूपताएं जो है घटती रहती हैं, उसको बेचैन करती हैं, उसकी जब अभिव्यक्ति कर लेता है तब उसे मानसिक शांति मिलती है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में यही कॉन्सेप्ट को लेकर है कि मुक्तिबोध समाज की स्थिति को देखकर बहुत बेचैन है, आक्रोश में है, उनका सर फट जाएगा, इसलिए वो नशे का सहारा लेकर फैंटेसी शैली के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। और अंधेरे में उनकी अनुभूति है जो अंदर ही अंदर भटक रही है, और जब वो बाहर अभिव्यक्त हो जाती है तब जाकर उसको शांति मिलती है, नहीं तो उससे पहले वो लहूलुहान हो रही होती है। वो पूरी कविता अंधेरे में आपने पढ़ी है। मानसिक शांति अभिव्यक्ति के बाद ही मिलेगी, तो उसमें संचार का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। और फिर है भूमिका रूप में। ये भूमिका रूप में क्या है, आप सबसे सब एक जैसी बातें नहीं करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, सबके लिए अलग अलग है। डॉक्टर से बात करेंगे उसके लिए खास भूमिका है, उसके लिए खास प्रकार की अभिव्यक्ति है। आप टीचर से बात करेंगे एक अलग प्रकार की भूमिका, एक अलग प्रकार की। जितने हमारे समाज में हिस्से हैं उसके लिए अलग अलग भूमिका होगी बातचीत करने की। जैसी बातचीत आप अपने पति से करती होंगी, आप मतलब कोई भी स्त्री करती होगी, वैसी कोई दूसरे पुरुष से तो नहीं करेगी, उसकी भूमिका अलग होगी। डॉक्टर से तो नहीं करेगी, किसी सब्जी वाले से तो नहीं बोलेगी,
सबकी भूमिकाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं अभिव्यक्ति के हिसाब से। क्लियर हुआ ये संचार की इंपॉर्टेंस कार्य जो है ये क्या है। ये संचार के कार्य की हमने बात की है, ये कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है, ये कैसे काम कर रहा होता है, ये हमने देखा। अब देखें जनसंचार के कार्य, वो तो था केवल कम्युनिकेशन, अब हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। उसके क्या कार्य हैं, उसके कार्य में हम क्या देखते हैं मास कम्युनिकेशन में। इसका पहला काम है सूचना देना। अभी एक चीज ये भी जाननी है कि सूचना क्या होती है, और वही एक शब्द चलता है समाचार। क्या ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? सूचना या समाचार, क्या दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? तो ध्यान रखना अलग अलग है। सूचना का दायरा छोटा होता है, छोटा होता है, कम लोग सुनने और जानने की बात करें। जैसे किसी नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लग गई है, वो किसके लिए होगी? केवल उस लोगों के लिए होगी जिसको जानना है। मान लो मैं ही आपके लिए एक सूचना डाल दूं व्हाट्सएप पर कि कल इसकी क्लास होगी और सभी जरूर उपस्थित रहें, तो ये क्या चीज होगी? तो ये होगी सूचना, क्योंकि आप तक सीमित है और बड़े स्तर पर इसकी जरूरत नहीं है। समाचार तब बनेगा जब ये इसका दायरा जो है वो क्या हो जाए, दायरा विस्तृत हो जाए, तब ये स्थिति पैदा होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये सूचना देना इसका काम है, लेकिन वो सूचना जो है समाचार भी बन सकती है। आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बड़े स्तर पर जो आप दे रहे होते हैं वो बेसिकली कोई समाचार नहीं है। किसी ने कह दिया मेरे घर बच्चा पैदा हो गया, ये कोई समाचार नहीं है, सूचना है। चाहे उसने उसे फेसबुक पे डाला और चाहे कहीं पर अखबार में छपवा दिया, वो समाचार नहीं होगा, वो सूचना ही रहेगी, जानकारी। समाचार होगा एक बड़े स्तर पर।